नाम रथांग पाणी है और आज हम सीखेंगे बायोलॉजी। मैजिक इन बायोलॉजी। तो क्या है भाई मैजिक इन बायोलॉजी? मैजिकल है बायोलॉजी। क्या है बायोलॉजी? मैजिकल कैसे है ये आज हम देखेंगे। बायोलॉजी आज का ये वीडियो इंट्रोडक्टरी है, इसमें हम बस इंट्रोडक्शन देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा। और सबसे पहले मेरे हिसाब से हम डील करेंगे सेलुलर बायोलॉजी या सेलुलॉजी को। तो इसमें क्या है कि मैं आपको बेसिक्स से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का इंफॉर्मेशन दूंगा वीडियोस में। तो देखते हैं बायोलॉजी मैजिकल कैसे है कि नहीं। तो हम सब क्या है? जीव, ऑर्गेनिज्म। और हम जीवित हैं, वी आर लाइव, लिविंग है। और जैसे कि एक ये बोर्ड हुआ, ये क्या है? नॉन लिविंग है। और मैं जीव हूँ, ऑर्गेनिज्म हूँ, आप ऑर्गेनिज्म हूँ, आप लिविंग हो। तो मुझ में और इस बोर्ड में क्या अंतर है? ये लिविंग नॉन लिविंग का अंतर हम कैसे बताएंगे? ठीक, तो हम क्या है भाई? ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है। और क्या है? लिविंग है। लिविंग नॉन लिविंग का बेसिक लेवल से आप देखोगे ना तो अलग अलग डेफिनेशन है, पर एक प्रॉपर कैसे डिफाइन कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को? तो पहला तो पॉइंट होता है कि जो लिविंग चीजें होती है उनमें ग्रोथ होता है साइज का, लेकिन नंबर वाइज ग्रोथ। तो ऐसे अगर एक जगह कहीं डेजर्ट में सैंड डूम है तो धीरे धीरे उस पर सैंड बढ़ते जाता है, तो उसका भी साइज बड़ा होता है। कल को माउंट एवरेस्ट पता चला पिछले साल 1 मीटर कम था, अगले साल 1 मीटर ज़्यादा हो गया, तो उसका भी साइज बढ़ रहा है, पर उसका नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो जब नंबर में ग्रोथ होता है तो ये कहाँ देखा जाता है? लिविंग में। लिविंग में लिविंग का एक पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ। पर इस बात को हम काट सकते हैं कि एक लिविंग चीज है तो जरूरी नहीं हो कि वो ग्रो करे, हो सकता है हमेशा एक ही रहे। तो ये भी प्रॉपर एक एग्जांपल नहीं है, मतलब कि प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकता ग्रोथ की कोई चीज लिविंग है। दूसरा चीज कोई बोलता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक, कोई चीज रिप्रोड्यूस करे अपने जैसा, दूसरा नेक्स्ट जनरेशन में चीजें बने, मतलब कि ऑफस्प्रिंग बने, तो उसको बोलेंगे हम लिविंग। इस चीज को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो कि म्यूल हो गया। म्यूल क्या होता है? ऐसे गधे होते हैं जो कि एक प्रकार का गधा होता है एस, और वो जो है सो क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रखते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, ऐसे जेंडर जो ट्रांसजेंडर्स हो गए, उनमें रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है, पर वो लिविंग है। तो हम रिप्रोडक्शन को भी एक प्रॉपर नहीं मान सकते हैं पॉइंट कि ये डिफाइन करेगा कोई चीज़ लिविंग है कि नहीं। तीसरी चीज़ आती है भाई इसके ऊपर, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भाई, कोई चीज कॉन्शियस है तो उसको हम लिविंग बोलेंगे। कॉन्शियसनेस को कैसे देखा जा सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको अब आप स्टिमुलस दो। स्टिमुलस क्या होता है? बाहर से किसी प्रकार का उसको इंडिकेशन दो। जैसे कि मेरे को ऐसे टच करोगे तो मेरे को फील होगा, मैं हाथ हटाऊंगा। मेरे को ऐसे अगर आग के पास हाथ जाएगा तो मुझे गर्म लगेगा, तो मैं हाथ हटाऊंगा। तो किसी चीज के कॉन्शियसनेस से उसको बताया जा सकता है कि वो लिविंग है। पर मान लो अगर कोई चीज, कोई ऑर्गेनिज्म कोमा में है या बेहोश है,
तो उसकी कॉन्शियसनेस का पता नहीं लगाया जा सकता है। वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर सकता है, कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। कोई पेशेंट अगर कोमा में है तो वो एक्टिव होता है, उसके शरीर में ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, पर वो किसी प्रकार का रिएक्शन आपको शो नहीं कर सकता है। चाहे आप कोई स्टिमुलस दो बाहर से कैसा भी, उसको टच करो या फिर किसी प्रकार का स्टिमुलस दो, वो रिएक्ट नहीं करेगा। पर कॉन्शियसनेस है कि अगर कोई जनरल मोस्ट ऑफ द चीज़ों को लिविंग डिफाइन कर सकता है, पर ये भी फेल हो जाता है। लास्ट में हम आते हैं चौथा पॉइंट, किस चीज को? तो मेटाबॉलिज्म। क्या? मेटाबॉलिज्म। ये चीज प्रॉपर है डिफाइन करने के लिए कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो अगर कोई चीज लिविंग है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये दो चीजों से बना है। एक होता है एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो उनमें दो चीजें होंगी। इनका क्या मतलब है? एनाबॉलिज्म मतलब होता है किसी भी छोटे छोटे चीज से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से कोई बड़ा चीज बनाना। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के बड़ी चीजें बनाई जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब मेकिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल्स। और कैटाबॉलिज्म किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के छोटी छोटी चीजों में बनाना, केमिकल रिएक्शंस। ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस जहां पे भी हो रहे हो, क्या? बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑटोमेटिक, अपने आप, जिस ऑर्गेनिज्म में भी हो रहा है, जब तक ये हो रहा है, मैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों मतलब मेटाबॉलिज्म, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे कि वो लिविंग है। बाहर से तो हम किसी चीज को देख के बता नहीं सकते हैं, पर एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं कि उसके बॉडी में ये रिएक्शंस हो रहे हैं कि नहीं। किसी चीज का बनना, कोई बड़ा माइक्रोमोलिक्यूल, बड़े बड़े कंपाउंड्स का बनना, छोटे छोटे कंपाउंड्स को जोड़ के या फिर बड़े कंपाउंड्स को तोड़ के, जैसे हम डाइजेशन करते हैं, जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में डाइजेशन होता है, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जब चीजें दोनों मिलेंगी हमें जहाँ भी, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, तो उस चीज को हम बोलेंगे लिविंग। तो भाई हमने लिविंग तो डिफाइन कर दिया, ऑर्गेनिज्म लिविंग कैसे है, ये चीजें हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। अब हम लिविंग है, चलो भैया लिविंग तो है, ये तो लिविंग है, ये होना जरूरी है। लिविंग है, ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म क्या है कि एक साइंटिस्ट ने बोला कि ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे चीजों से बना हुआ एक बड़ा चीज हो सकता है, या फिर वो सिंगल यूनिट में भी हो सकता है। वो छोटी चीजें क्या होती है? सेल्स। सेल्स से बना है ऑर्गेनिज्म। एक सेल का भी हो सकता है, बहुत सारे सेल का भी हो सकता है। और ये बात किसने पहले कही? तो सबसे पहले तो इस बात को बताया गया है और सेल्स को पाया गया है किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा था एक कॉर्क। कॉर्क जब वो बैडमिंटन खेलते हैं ना, तो उसमें एक कॉर्क होता है, उसका बार्क होता है, नीचे में जो शटल का जो बेस होता है कॉर्क शटल का, वो एक बार्क से बनता है, पेड़ के छाले से। तो जब उन्होंने ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा उस छाले को, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखे, तो उसको उन्होंने सेल कहा। क्या कहा? सेल। और इसके ठीक कुछ साल बाद जब माइक्रोस्कोप्स थोड़े अच्छे डेवलप हो गए,
तो 1700 में, आई थिंक 1670 में किसने, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकता है लेकिन नाम यही है भाई का। 1670 में इन्होंने क्या देखा, जब रॉबर्ट हुक ने देखा था तो वो सेल डेड सेल्स थे। क्या थे? डेड सेल्स। और जब एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने देखा तो वो सेल्स थे लिविंग। कैसे थे? लिविंग सेल्स थे। बाद में चल के फिर एक थ्योरी आई जिसको हमने बोला सेल थ्योरी। हमें सेल का तो पता चल गया कि भाई ये सेल है ऐसे, और बाद में एक थ्योरी आई सेल थ्योरी। वो क्या कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो या तो एक सेल से बना है या एक से ज्यादा सेल से बना है। और ये थ्योरी को किसने दिया था? तो स्वान ने। किसने दिया था? स्वान ने। स्वान ने और क्लाइडन ने। स्पेलिंग का गड़बड़ हो सकता है इसलिए भरोसा मत करना मेरे पे, देख सकते हो इंटरनेट पे तुम। तो स्वान और क्लाइडन ने थ्योरी दिया था सेल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? सेल थ्योरी। उन्होंने क्या बताया भाई सेल थ्योरी में कि हर ऑर्गेनिज्म जो है सो सेल्स से बना है, ठीक। और वो ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल का हो सकता है या एक से ज्यादा सेल्स का हो सकता है, ठीक। पर इस थ्योरी को बाद में थोड़ा एक और व्यक्ति ने चेंज किया, मॉडिफाई किया। उनका नाम क्या था? सेल थ्योरी किसने दिया? तो स्वान और क्लाइडन ने। पर इसको बाद में थोड़ा सा चेंज किया गया किसके द्वारा? तो वो थे विर्चो। पूरा नाम तो मुझे पता नहीं है पर विर्चो उनका नाम था, ऐसा है। तो उन्होंने इसमें क्या ऐड किया? he added that any cell comes from pre-existing cell। कोई भी सेल है वो कहां से बना है? किसी पहले सेल से। सेल comes from pre-existing cell। existing cell। तो ये पहले तो सेल थ्योरी ने इन्होंने दिया, ठीक, स्वान और क्लाइडन ने, ठीक। बाद में विर्चो ने ये बात बता दी कि ये सेल जो है सो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। तो 3 पॉइंट हो गया कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो ऑर्गेनिज्म एक सेल का भी हो सकता है, एक से ज्यादा सेल का भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट कि कोई भी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। लेकिन अगर जब पूछा जाए आपसे कि सेल थ्योरी दी किसने, उसमें हम उसमें विर्चो का नाम नहीं ले सकते। सबसे पहले सेल थ्योरी इन्हीं दोनों ने दी, स्वान और क्लाइडन ने। ये आप याद रखना। ओ भैया हम बन गए सेल से। अब ये रहे हम, देखो हमारी छोटी छोटी आंखें, ये नाक और ये मुंह, फिर थोड़े बाल, एक गला, ये बॉडी, ये हाथ और ये 2 पैर। तो ये जो इंसान है जीव, ये बना है सेल से। जब इसको थोड़ा ऐसे जूम करोगे तो ऐसे टिश्यूज दिखेंगे आपको। क्या दिखेंगे? टिश्यूज।
पूरा का पूरा ये ऑर्गेनिज्म किस चीज से बना है? सेल से। सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। ऐसे ऐसे कलेक्शन ऑफ सेल एक साथ जुड़े रहते हैं एक प्रकार के, तो इनको बोलते हैं टिश्यू। और इसको जब जूम करोगे तो आपको एक सेल दिखेगा। क्या दिखेगा? सेल। ये रहा सेल। तो साइंटिस्ट कहते हैं भाई हमारी कहानी चालू हुई एक सेल से। कहाँ पे? मदर के वूम में। और कैसे चालू हुई भाई? एक सेल से। उसको उन्होंने नाम दिया जाइगोट। जाइगोट। अभी ये एक सेल जो है सो पहले एम्ब्रियो बनता है, एक से 8 सेल्स में कन्वर्ट होता है, एक के बाद एक डिवाइड होके, और फिर धीरे धीरे करते करते इन्फेंट, न्यू बॉर्न बेबी, फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे बाई एज। तो इस सेल में ऐसा क्या है कि वो एक सेल से इतना बड़ा इंसान बना देता है, जिसके हाथ है, पैर है, सांस लेने के लिए नाक है, लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। और यही सेल कुत्ते के पास भी है। तो कुत्ते को क्या है? पूंछ है। चिड़िया के पास भी, उसके पास पंख है। तो इसमें ऐसी क्या चीज है जो इन सबको अलग अलग बनाती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाती है? तो इस सेल के पास एक खास चीज होता है जो मैंने लगभग में दिखाया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो क्या है भाई? ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल। क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। तो दो चीजें हैं, एक हर सेल में भाई जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए ऑर्गेनिज्म के पास, और दूसरा उस जेनेटिक मटेरियल को मेंटेन रखना चाहिए कि एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन भी वो वही ऑर्गेनिज्म मतलब कि रिप्रोड्यूस करे। अभी इंसान है, नेक्स्ट जनरेशन उसका इंसानी होना चाहिए। ये नहीं कि आज मेरे को हाथ है, अगला जनरेशन मेरा है उसको पूंछ हो जाए। ऐसा नहीं हो, उसको मेंटेन रखे। उसको मेंटेन करने वाला कोई चीज होता है, मेंटेनिंग दैट जेनेटिक मटेरियल। मेंटेनिंग दैट जेनेटिक मटेरियल। 2 पॉइंट जरूरी है। सेल पे तो हम आ गए भाई, ऑर्गेनिज्म बना है सेल से। पर अब सेल को 2 तरीके में बांटा गया है, 2 हिस्से में। ये है तो रोमांचक बात है, एक सेल जाइगोट जिससे इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया। मैजिक ही तो है। इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म जिसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग है, डाइजेस्टिव ऑर्गन अलग है, चलने को हाथ पैर है, खाने को हाथ है, बोलने को मुंह है, वोकल कॉर्ड है। हाँ, मैजिक नहीं है तो क्या है? इस मैजिक को हम जानते हैं बायोलॉजी में, इसीलिए बायोलॉजी मैजिकल है ना। और अब इस मैजिकल बायोलॉजी में हम पहुंचे सेल पे। तो सेल हमारा पहला टॉपिक होगा मेन। हम सेल को डिस्कस करेंगे टॉपिक में। इसमें एक पहला पॉइंट मैं आपको आज बता देता हूँ। सेल को 2 तरीके से डिफरेंशिएट किया गया। 2 तरीके से, 2 टाइप में डिफरेंशिएट किया गया। पहला हो गया ये प्रोकैरियोटिक। और दूसरा हो गया यूकैरियोटिक।
तो मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया था ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक कि इंसान को हाथ पैर हो, हाथ खाने को, पैर चलने को, कुत्ते को पैर हो, 4 लिम्स हो, वो दौड़ने को है, पक्षी को फेदर हो, पंख हो, उड़ने को है। तो ये चीज़ें कौन कंटेंट करता है भाई? इन चीज़ों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो जेनेटिक मटेरियल के पास होता है। तो उस जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे हमने सेल को 2 हिस्से में बांटा है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो कैसे बांटा है? ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल। सेल हो गया अपने आप में एक कंपार्टमेंट, थैली टाइप, है कि नहीं? और इसके अंदर जब हम एक और कंपार्टमेंट बनाएंगे, छोटी थैली, ये रहा छोटी थैली, है ना? तो जब एक कंपार्टमेंट सेल है, उसके अंदर एक और कंपार्टमेंट और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट के अंदर, तो ऐसे सेल्स को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। कैसे से? यूकैरियोटिक सेल्स। और ये सेल्स जिनमें जेनेटिक मटेरियल यूं ही फ्लोट करते रहता है, पूरे सेल में कहीं भी हो सकता है, एक जगह भी, या पूरे सेल में भी हो सकता है। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स 2 प्रकार के सेल्स हो गए, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है ऐसे भी पुराना, यू नया। तो भाई ये पुराने प्रकार के सेल्स हैं जो कि अभी भी होते हैं, और ये नए प्रकार के सेल्स हैं जिनसे हम बने हैं। और ये प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया का नाम तो सुना ही होगा, वो पुराने प्रकार के हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं। दोनों में खास अंतर क्या है? तो कैरियोटिक, 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 तो ये बात कर रहा है कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के बारे में, जिसका न्यूक्लियस पुराने स्टाइल में है, भाई खुला है एकदम ओपन कंपार्टमेंट में, वो हो गया प्रोकैरियोटिक। और जिसका न्यूक्लियस एक नए स्टाइल में, एक एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में सेल के अंदर, वो हो गया यूकैरियोटिक। 2 प्रकार के सेल्स हो गए। मोस्टली हम दोनों को जब स्टडी करेंगे तो साथ साथ स्टडी करने की कोशिश करेंगे, पर मेन अगर फोकस होगा तो वो यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ होगा। हम यूकैरियोटिक सेल्स में डिस्कस करेंगे आगे कि उनमें क्या क्या होता है और उनका मेटाबॉलिज्म, जो मैंने आपको बताया कि उनको लिविंग कैसे हो, बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। तो उनमें जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे होते हैं और वो क्या क्या मोटिव मेटाबॉलिज्म मेन स्पेसिफिक होते हैं सेल्स के अंदर जो उनको लिविंग रखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा इसमें सेल के बारे में, वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल को जो स्ट्रक्चर दे रहा है, ये सबसे बाहर वाला जो ये बाउंड्री है, ये 2 लाइन हमने बनाई है दोनों में, इनको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। ये दोनों में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो मैजिक हमारा कहाँ से चालू हुआ? एक ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना है या एक सिंगल सेल से बना है, और इन सेल्स को स्पेसिफिक क्या बनाता है कि ये सेल पार्टिकुलरली ह्यूमन के लिए है, ये सेल पार्टिकुलरली डॉग का है, ये सेल पार्टिकुलरली किसी बर्ड का है। क्या स्पेसिफिक बनाता है? उनका जेनेटिक मटेरियल। जो आप जेनेटिक मटेरियल सुन रहे हो ना, ये कोई खास बहुत बड़ी चीज है नहीं, एक कंपाउंड ही है। केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एक कंपाउंड है, इस तरह से जेनेटिक मटेरियल भी एक कंपाउंड है, बहुत बड़ा कंपाउंड है, लेकिन
जानेंगे हम इसके बारे में बाद में, जब हम न्यूक्लियस को डील करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले डील करेंगे, ठीक है। इस इंट्रोडक्टरी टॉपिक में इतना ही, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। See ya.